होगा। मैं एक एग्जांपल की मदद से तुमको समझाता हूँ। मान लो कि तुम फर्स्ट फ्लोर पे हो, ठीक है? और तुम्हारा एग्जामिनेशन जो है वो सेकंड फ्लोर पे है और तुम्हारा जो टाइम है वो एक सीढ़ी का स्टेप है। तो जितना मतलब अब टाइम खत्म होते जाएगा वो स्टेप हटते चला जाएगा। तो पहले तुम एक स्टेप चढ़ते थे, फिर 2, फिर 3 ऐसे करके आराम से चढ़ते थे। अब वैसा नहीं है, तुमको जंप करना होगा क्योंकि जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विदाउट स्ट्रेस। तो दोस्तों आज का इस वीडियो का मेन टॉपिक रहेगा, क्या अभी से हम लोग पढ़ के 95 मार्क्स एसएसटी में क्लास 10th में ला सकते हैं या नहीं? दोस्तों बिल्कुल ला सकते हो। तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा कि तुम्हारा बात मैं क्यों मानूं? तो दोस्तों देखो, मैंने पास्ट ईयर ही बोर्ड का एग्जामिनेशन दिया था और मेरे 96 मार्क्स आए थे। तुम स्क्रीन पे देख सकते होगे। तो मेरे पास पूरा एक्सपीरियंस है कि मैंने ये कैसे किया था, वो भी मैंने 2 मंथ्स में ये काम किया करके रखा है। तो मैं इतने दिन से वीडियो इसीलिए नहीं ला रहा था इस टॉपिक पे कि वो टाइम आने दो, तो मैं सोचा कि अपलोड करूंगा। तो वो टाइम अब आ चुका है, अभी से हम लोग को जम के पढ़ना होगा, तभी हम लोग 95 मार्क्स ला सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को मैं थोड़ा जल्दी बोलूंगा क्योंकि तुम्हारे पास टाइम कम है और ज़्यादा चीज़ को टॉपिक को कवर करना है। सो विदाउट वेस्टिंग योर मोर टाइम, लेट स्टार्ट दिस वीडियो। दोस्तों मैं फ्रैंकली बोलूँ ना, तो मैंने हिस्ट्री को बहुत ही शुरुआत से पढ़ा था। मतलब जब से सेशन शुरू होता है तब से मैंने पढ़ा था। ऐसा क्योंकि मुझे हिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था, मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। लेकिन सिविक्स, ज्योग्राफी और ये जो इकोनॉमिक्स है मैंने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा था। वो भी लास्ट के जाके 2 मंथ में मैंने कंप्लीट किया था और मैंने साइंस मैथ वगैरह में ज़्यादा समय दे दिया था। लेकिन मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स एसएसटी में आए और कैसे आए इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। सबसे पहले तो तुमको नॉलेज होना चाहिए कि तुम्हारा सिलेबस क्या है। ऑफकोर्स तुम सबको पता ही होगा, लेकिन जिसको नहीं पता है मैं बता दूं, तुम्हारे पास टोटल 14 चैप्टर है तुम्हारे एसएसटी में। बहुत सारे चैप्टर को रिमूव कर दिया गया है, जैसे कि 2 चैप्टर तुम्हारे हिस्ट्री में है, 4 चैप्टर है तुम्हारे ज्योग्राफी में, फिर से 4 चैप्टर है तुम्हारे सिविक्स में और 4 चैप्टर है तुम्हारे इकोनॉमिक्स में। तो तुम्हारे पास टोटल 14 चैप्टर है और तुम मानो कि एक चैप्टर को तुम 4 डे देने वाले हो आज से। मतलब आज से नहीं तो कल से, जब वीडियो जाएगा तो उसके मतलब नेक्स्ट डे से तुम स्टार्ट करने वाले हो। तो तुम्हारे टोटल 56 डे में तुम्हारा सिलेबस पूरी तरह से बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट होने वाला है। तो चलो हम लोग सारे टिप्स को बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले तुमको काम करना है कि तुम्हारे यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं जो कि एसएसटी को पढ़ाते हैं। तो तुम्हारा जिसके साथ फ्रीक्वेंसी मैच हो रहा है उनके सारे वीडियो लेक्चर को तुमको सारे चैप्टर को फॉलो करते जाना है। तो मान लो कि तुम्हारे 2 दिन में वो सारे वीडियो का लेक्चर तुमको देख लेना है एक चैप्टर का, ठीक है? पहला चैप्टर का तुमने वीडियो लेक्चर को देख लिया। इसके बाद तुमको क्या करना है, ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी को पढ़ना है। जितना भी एनसीईआरटी का लाइन दिया, लाइन बाय लाइन तुमको पढ़ते जाना है और जो भी इंपॉर्टेंट नाम वगैरह आ रहा है उसको हाईलाइटर से ऐसे मार्क कर देना है। एग्जाम टाइम में तुम पूरे बुक को नहीं पढ़ने वाले, ये बात तुम मेरी मान लो। तो तुमको वो सारे जो हाईलाइटेड पॉइंट है उसी पे तुम्हारा नजर जाने वाला है एग्जाम टाइम पे, तो तुमको वो मार्क करके ही रखना है। इसके बाद फ्रेंड्स क्या करना है, थर्ड, ये तुम जो एनसीईआरटी को पढ़ोगे उसमें, और दूसरा चीज़ तुमको क्या करना है, उसी दिन तुमको बीकेपी भाई की पढ़ाई से समराइज जो वो बनाते हैं, वीडियो एपिसोड बनाते हैं, उनको तुमको देख लेना है। ये दोनों तुमको एक दिन में करना है। तो 2 दिन में तुमको लेक्चर को कंप्लीट करना है, एक दिन में एनसीईआरटी को पढ़ना है और भाई की पढ़ाई से समराइज कर लेना है सारी चीज़ों को। और तुमको थोड़ा मतलब मन करे उस दिन तो तुम उसका नोट्स भी बना सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट डे तुमको नोट्स बनाना ही है। तो चौथे दिन जो लास्ट डे तुम्हारा एक चैप्टर के लिए दोगे उसमें तुमको क्या क्या करना रहेगा। पहला चीज़ नोट्स को बनाना है। मैं इसलिए बोला कि वो थर्ड डे तुम बना लेना नोट्स, क्योंकि जब तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे या समराइज कर लोगे तुमको ईजी वे में हो जाएगा। लेकिन अगर तुमको टाइम नहीं मिलता है तो तुम नेक्स्ट डे भी बना सकते हो। तो फोर्थ डे एंड लास्ट डे तुमको क्या करना है, उस दिन तुमको उस चैप्टर का शॉर्ट नोट बनाना है। तो अब शॉर्ट नोट कैसे बनाया जाए, तो देखो दोस्तों, पहला पॉइंट तुमको क्या करना है, जितने भी इंपॉर्टेंट नेम आ रहा है, किसी आदमी का हो या प्लेस का है तो और या डेट्स है, उन सारी चीज़ों को तुमको नोट करना है पहले हाफ पेज में, और तुमको सारी चीज़ों को छोटे छोटे लिखना है। इससे तुमको एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ेगा। अगर तुम किसी नोट्स को 5 पेज में बना रहे हो और किसी नोट्स को तुम 2 पेज में बना रहे हो तो तुम ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं भी बनाते हो। तुम्हारा दिमाग करेगा कि इसी को बहुत आसान है, 2 ही पेज में हमको सारा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तुम छोटा छोटा लिखने का कोशिश करना, बड़े बड़े अक्षर में नहीं लिखना है, और इतना भी छोटा मत कर देना कि पढ़ने में ही ना बने। तो ठीक है, छोटा छोटा लिखोगे। दूसरा पॉइंट तुम क्या करोगे, जितने भी इंपॉर्टेंट नेम्स है चैप्टर में आए हुए उन सारी चीज़ों को लिखोगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि एग्जाम टाइम में एग्जामिनर जो है वो सारे खाली वो नेम्स को ही खोजता है तुम्हारे पूरे आंसर में। अगर तुमको वो नेम्स दिख जाता है उस एग्जामिनर को, वो टिक मार देगा। लेकिन एग्जाम टाइम में क्या होगा, तुम सारे नेम्स को भूल जाओगे। तो इसीलिए तुमको शॉर्ट नोट में बनवा रहा हूँ कि तुमको ये नहीं भूलना है। जो तुमको गैप मिलेगा तुम पूरे एनसीईआरटी बुक को नहीं पढ़ सकते दोस्त, ये मेरा मानना है। तो तुमको ये नोट्स ही काम देगा आगे चल के, ठीक है? ये तुम कर लोगे। फिर क्या करना है कि तुमको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगता है, ऑब्वियसली क्या होता है दोस्तों, मेरे केस में क्या होता था, मुझे जो समझ में नहीं आता था वही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता था। तो तुम्हारे केस में भी ये हो सकता है, जो भी
एनसीईआरटी का पॉइंट समझ में ना आए उसको तुम नोट डाउन कर लेना और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट में आ सकता है। तो ये तुम्हारा शॉर्ट नोट्स बन जाएगा 2 से 3 पेज से मैक्सिमम तुमको एक चैप्टर के शॉर्ट नोट में नहीं बनाने हैं। ठीक है दोस्तों, इतना करने के बाद तुमको अब क्या करना है कि तुमको PYQ सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तुम एक ले लेना कहीं से भी, जो ओसवाल का हो या इडुकाट का हो, जो भी मतलब तुमको अच्छा लगे उस पर जाके तुमको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिल जाएगा और लेटेस्ट वर्जन लेना, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे सिलेबस में चेंजेस आए हैं तो तुमको लेटेस्ट वर्जन ही लेके पढ़ना होगा। तो PYQ में भी सिर्फ और सिर्फ तुमको MCQ अभी फॉलो करना है, मतलब सॉल्व करना है। ठीक है, इतना कर लिए। इसके बाद लास्ट चीज तुमको 4th डे में करना है, क्या करना है कि तुमको एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर जितने भी दिए हैं, लॉन्ग हो या MCQ हो, तो तुमको खुद से पढ़ना है और फिर सेल्फ एनालाइज करना है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि तुम जैसे पढ़ने बैठ रहे हो, आंसर लिख लिए, अब तुम जहाँ पर भी एक मान लो कि नेट पे भी सॉल्यूशन मिलेगा या तुम्हारे पास बुक होगा, जो भी होगा, या कोई टीचर होंगे तो उनसे तुमको चेक कराना है। टीचर नहीं है तो खुद से तुमको चेक करना है क्या वो सारे पॉइंट्स तुमको तुम्हारे आंसर में मिल रहे हैं जो कि एनसीईआरटी के सॉल्यूशन में है। अब ऑलमोस्ट तुम इतना चीज कर ले रहे हो तो तुम्हारे पास 80% चांस है कि तुम्हारे सारे लगभग ऑलमोस्ट पॉइंट मिल जाए। अगर नहीं मिलते हैं तो फिर से एक बार तुम लिखने का कोशिश करना उसको देख के। ठीक है, इतना चीज तुमको एक चैप्टर के लिए करना है। तो समराइज में जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ कि पहले 2 दिन में तुमको क्या करना है कि कोई भी जो भी तुम्हारे टीचर के साथ फ्रीक्वेंसी मिल रहा है उनके सारे लेक्चर्स को एक चैप्टर का देख लेना है। फिर नेक्स्ट 3rd डे तुमको क्या करना है, एनसीईआरटी का ईच एंड एवरी लाइन को पढ़ना है। और क्या करना है फिर फ्रेंड्स, उसी दिन तुमको BKP भाई की पढ़ाई से समराइज कर लेना है चैप्टर। ठीक है, उनका तुम मतलब ऐसा मत लेना कि डिटेल वो पढ़ाते हैं, वो बहुत ही समराइज करते हैं, बहुत ही हेल्पफुल होता है। तुम एग्जाम टाइम में भी तुमको सजेस्ट करने वाला हूँ ये चीज़, लेकिन अभी जो बात कर रहा है उस पर हम लोग फोकस करते हैं। ये 3rd डे का हम लोग का शेड्यूल हो गया। और 4th डे का शेड्यूल ये हमको रखना है कि हमको PYQ का MCQ सॉल्व करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है और एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना है। तो दोस्तों देखो, अब तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है। पहले तुम 1 घंटा जो स्टडी करते थे SST को, अब तुमको 2 से 2.5 घंटा स्टडी करना होगा। मैं एक एग्जांपल की मदद से तुमको समझाता हूँ। मान लो कि तुम 1st फ्लोर पे हो, ठीक है, और तुम्हारा एग्जामिनेशन जो है वो 2nd फ्लोर पे है और तुम्हारा जो टाइम है वो एक सीढ़ी का स्टेप है। तो जितना मतलब अब टाइम खत्म होते जाएगा वो स्टेप हटते चला जाएगा। तो पहले तुम एक स्टेप चढ़ते थे, फिर 2, फिर 3, ऐसे करके आराम से चढ़ते थे। अब वैसा नहीं है, तुमको जंप करना होगा क्योंकि ये स्टेप हटने वाले हैं, तो तुमको ज़्यादा पढ़ाई करनी होगी। ये बात मेरी मान लो, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखो, तुम्हारा जो सीक्वेंस रहेगा चैप्टर को कंप्लीट करने का, ऐसा नहीं रहना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ तुम जैसे हिस्ट्री का ले रहे हो तो तुम सारे चैप्टर पहले हिस्ट्री का कंप्लीट कर ले रहे हो, या ज्योग्राफी का ले रहे हो तो सारे चैप्टर पहले ज्योग्राफी का कर ले रहे हो। ऐसा नहीं करना है, तुमको हर सेक्शन से एक चैप्टर उठाना है, कंप्लीट करना है, फिर दूसरे सेक्शन में जाना है। जैसे पहले हिस्ट्री का लिया, फिर ज्योग्राफी का लो, फिर सिविक्स, फिर इकोनॉमिक्स। तुम कैसे भी चल सकते हो, लेकिन हर सेक्शन से अलग अलग हम लोग को चैप्टर उठाना है। इससे बेनिफिट क्या होगा कि 16 दिन में तुम्हारे 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हर एक सेशन से। तो फिर इसके बाद क्या होगा, तुम 17वें दिन तुम क्या करोगे, नए चैप्टर को लोगे। तो उससे पहले तुमको 1 घंटा और क्या काम करना है कि पहला जो चैप्टर ली, जैसे हिस्ट्री का 1st चैप्टर तुमने पहले दिन उठाया 1st डे, तो उसको तुम 17वें दिन का उसका PYQs का मैंने बताया था MCQ सॉल्व करना है उस दिन तुमको। लेकिन क्या करना है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना है और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना है और अपने पॉइंट्स को सेल्फ एनालाइज करना है। वहाँ पर सॉल्यूशन दिया रहता है सारे बुक्स में। तो ऐसा करोगे तो तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और तुम एक काम क्या कर सकते हो कि वहाँ पर MCQ का बहुत ही ज़्यादा वेटेज होता है। तुम्हारा जो टीचर है वो तुम्हारे कुछ पॉइंट्स को, मतलब जो क्वेश्चन आंसर रहता है कुछ पॉइंट्स को देखता है तो उसको मतलब टिक मार देता है, लेकिन MCQ एक बार गलत तो गलत। तो उसके लिए तुमको अलग से एक प्रिपरेशन करना होगा। मैं तुमको सजेस्ट करूंगा कोई भी एक बुक ले लेना, अरिहंत का या एग्जाम आइडिया का या सेल्फ स्टडी का, जो भी मतलब इसमें MCQ दिया हो, और उसको सॉल्व करना। लगभग सारे पब्लिकेशन में एक ही जैसे क्वेश्चन रहते हो, तुम किसी को भी ले सकते हो। अगर तुम अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो बहुत सारे ऐसे मतलब है जैसे टेलीग्राम वगैरह, उस पर मतलब इलीगल तरीके से मिलता है, तो तुम चेक कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। वहाँ से भी तुम उठा सकते हो क्वेश्चन आंसर को, या बहुत सारे अलग वेबसाइट है उस पर भी तुमको MCQ मिलता है। तो जो बार बार रिपीट हो ना, तो उसको तुम अपने शॉर्ट नोट्स में डाल देना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए MCQ बन सकता है और रिवीजन करते वक्त वो तुम्हारे ध्यान में रहेगा। शॉर्ट नोट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने बनाया था। और दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, तुम्हारे 5 मार्क्स आने वाले हैं मैप से, जो कि मैं सोचता हूँ कि हलवा है। तुम उसको नहीं पाते हो 5 मार्क्स से, तुमसे बेवकूफ़ आदमी कोई नहीं है, क्योंकि सबसे कम मेहनत उसी में लगता है। तुमको सबसे पहले क्या करना है, एक मैप को लेना है जो सारे लोग सजेस्ट करते हैं, और बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। तुमको एक मैप लेना है, बड़े से मैप ले लो और तुम जहाँ पढ़ते हो उसके सामने चिपका दो। मैंने क्या किया था दोस्तों कि मैंने एक छोटा सा ही मैप लिया था और मैंने खुद से अपने एक बार बुक से देखकर सारे पॉइंट्स मतलब जगहों को मार्क कर लिया था कि इधर दिल्ली है, यहाँ पर बिहार है, यहाँ वेस्ट बंगाल है, यहाँ पर हरियाणा है। ये सारी चीज़ को मार्क कर लेना तुम भी, और मार्क करके अपने सामने लगाना है। जब भी तुम मतलब इधर तुम ध्यान भटके तो तुम एक बार मैप की ओर देखना, तो तुमको लोकेशन पता चल जाएगा। और मैप के लिए तुमको ज़्यादा नहीं करना है, 5 दिन पे 10
5 दिनों पे 10 से 15 मिनट तुम उस पर टाइम दोगे, तुम्हारे 5 मार्क्स पक्के हैं, तुम्हारे आने ही आने हैं। तो ये तुम करोगे, ये सारी चीज़ें तुम्हारे 100 मार्क्स। और मैं तुमको बता दूं कि मैं हिस्ट्री जैसा तुमको बताया कि मैं शुरुआत से ही पढ़ता था, तो मैंने बहुत ही अच्छी तरह से डिटेल नोट्स का बनाया हूँ। तो अगर तुमको वो चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुमको कमेंट करना पड़ेगा। अगर कमेंट आता है तभी मैं डालने वाला हूँ, अदरवाइज मुझे कोई शौक नहीं है इन सारी चीज़ों को डालने के लिए। मैं जस्ट तुम्हारे हेल्प के लिए तुम्हारे बोल रहा था कि मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो बोलोगे तो डाल दूंगा, नहीं बोलोगे तो नहीं डालूंगा। इससे कोई मुझे मतलब फर्क पड़ने वाला नहीं है, या तुमको कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। खुद का जो नोट्स होता है वो बेस्ट नोट्स होता है, लेकिन अगर तुमको चाहिए, हेल्प मिलता है, तो मैं ज़रूर ही डाल दूंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर तुमको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ताकि वो भी इन्फॉर्मेशन को ये जान ले और कैसे मतलब उन लोग का भी स्टडी कंप्लीट ना हो तो वो कर ले। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, स्टडी विदाउट स्ट्रेस 23। वहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं डालते रहता हूँ, जैसे कि माइंड मैप वगैरह, तो वहाँ से भी तुम चेक कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।